सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टॉक मार्केट तक कंपनियों के शेयर्स पहुंचे कैसे। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कंपनी क्या है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक पर्सन को क्रिएट किया जाता है कंपनी को, और हमारे इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज बनाई जाती है। तो ये एक पर्सन, एक आदमी को खड़ा किया जाता है जो कि एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी जो कंपनी है ये खुद से कोई काम नहीं कर सकती। इसको क्या चाहिए? कोई आदमी चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके, जो इसका मालिक हो सके। तो मालिक कौन है? तो कंपनी बोलती है कि मेरा मालिक वही है जिसके पास में मेरे शेयर्स हैं। कंपनी का सीधा सौदा है। कंपनी बोलती है सीधा कि मैं अगर कुछ भी प्रॉफिट कमाऊंगी या फिर मेरे पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका वही मालिक है जिसके पास में मेरे शेयर्स हैं। सिंपल। अब इसको एक एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि आने वाले टाइम में कार्डबोर्ड जो है, प्लास्टिक जाएगा और कार्डबोर्ड आएगा, तो पैकेजिंग का माल बनाने का आपके दिमाग में आइडिया आया। तो आपने क्या किया? एक कंपनी खड़ी की और उसके अंदर लिखा कि ये कंपनी जो है ये कार्डबोर्ड बनाने का काम करेगी और बाद में आगे बेचेगी। सिंपल। तो कंपनी खड़ी हो। अब गवर्नमेंट का रूल कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको दो मालिक तो होने ही चाहिए, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों की आधी आधी हिस्सेदारी होगी। जो कंपनी खड़ी करने वक्त जितने पैसे लगाएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए में कंपनी खड़ी की, एक बंदे ने बोला कि मैं 99,000 रुपए लगाऊंगा, एक बंदा बोल रहा मैं 1,000 रुपए लगाऊंगा, तो 99% कंपनी का शुरुआत में ही मालिक कौन हो गया? जिसने 99,000 रुपए लगाए, और 1,000 रुपए जिसने लगाए वो 1% का मालिक हो गया। ध्यान रखने वाली बात है कि जिसके भी पास में कंपनी के अंदर उसी की चलेगी जिसके पास में 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, चाहे वो एक शेयर ही ज्यादा क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे किसकी चलने वाली है? 99%। उसके पास तो बहुत ज्यादा है। बिजनेस अच्छा चला, फिर पैसों की जरूरत पड़ी, तो जो 1% मालिक वाला जो बंदा है उसने बोला कि मैं थोड़े पैसे और डाल देता हूँ, मुझे थोड़ा सा मालिकाना हक और दे दो। अब शेयर होल्डिंग का कैसे कैसे रहा? 90-10। अब कंपनी ने जो पहले साल में क्या किया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, तो दोनों ने पार्टनर्स ने सोचा चलो खुद को थोड़ी सी पार्टी दी जाए, तो दोनों ने 1 लाख रुपए एज ए डिविडेंड पे किया। तो 90% डिविडेंड किसको पे हुआ? जिसके पास में 90% शेयर्स हैं कंपनी के। और 10% डिविडेंड किसको पे हुआ? जिसके पास में 10% शेयर्स हैं। दोनों एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी का ऑपरेशन और आगे चल रहा है। अब कंपनी अच्छी खासी चल रही है, एक दिन पैसों की और जरूरत पड़ी, तो एक बंदा आया कि मुझे आपकी कंपनी के अंदर पैसे लगाने हैं। तो दोनों जो पार्टनर्स अब तक कंपनी जो चलाते आ रहे हैं उन्होंने एग्री किया, टर्म्स बनाई और उसको 10% शेयर्स दे दिए और उससे पैसे ले लिए कंपनी के अंदर। अब बिजनेस अच्छा चलने लग गया। तो अब कितने परसेंट मालिक हो गए? एक 80% मालिक है, एक 10% मालिक है और तीसरा भी 10% मालिक है। 3 पार्टनर्स, 3 मालिक है कंपनी के। अब अगर अगले साल कंपनी अच्छा 1 लाख रुपए फिर जनरेट करती है और तीनों अगर डिसाइड करते हैं डिविडेंड बांटने का, तो 80% डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसके पास 80% शेयर होल्डिंग है। जिसके पास 10 है उसको 10% और जिसके पास अलग 10 है उसको 10%। अब कंपनी डिसाइड करती है कि हमें एक एक आदमी के पास जाके उठाने से अच्छा है कि हम एक काम करते हैं, पब्लिक से डायरेक्ट पैसे उठाते हैं, कि जो जितने शेयर्स खरीदना चाहिए उतने पैसे दे और अपने हिसाब से शेयर्स का भाव जो है ऊपर नीचे अपने आप पब्लिक के अकॉर्डिंग होता रहेगा। तो कंपनी आती है स्टॉक एक्सचेंज के पास में कि हमें 30% शेयर्स डाइल्यूट करके और हमें इतने रुपयों की जरूरत है। तो ये शेयर्स का प्राइस डिसाइड हो जाता है और कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही होती है तो उसको बोली लगवानी पड़ती है अपने शेयर्स की, जिसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने नाम तो पक्का सुना होगा इसका। जब IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद में वो जो शेयर्स हैं उसी कंपनी के सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर एक आदमी से दूसरे आदमी में खरीदना बेचना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम नॉर्मली मार्केट में खरीदते बेचते हैं। तो ये हो गई कंपनी की जर्नी शुरुआत से लेके स्टॉक मार्केट तक पहुंचने की। कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आई? जब कंपनी को पैसे उठाने की जरूरत पड़ी। किससे? पब्लिक से। थर्ड क्वेश्चन इज कि हम इन कंपनियों के शेयर्स क्यों खरीद बेच रहे हैं, या फिर हमें इनमें इन्वेस्ट करने से या फिर खरीदने बेचने से क्या फायदा है? तो इसका आंसर बहुत ब्रॉड है। बहुत सारे लोग जुआ खेलने के लिए भी खरीदते हैं, कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हम जब कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपनी के मालिक हो जाते हैं उतने परसेंट शेयर्स के। अब इससे हमें फायदा क्या है? इससे फायदा हमें ये हो सकता है सिंपली कि एक तो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ अगर डिविडेंड देती है तो हमें डिविडेंड का प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का फायदा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। सेकंड, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं अगर कल को कंपनी और अच्छी परफॉर्म करती है तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स और ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, तो हमें वैसे फायदा मिलेगा ना। फोर्थ क्वेश्चन इज कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियों के जो भाव हैं ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? तो स्टॉक का ऊपर जाना और नीचे आना वो डिपेंड करता है कंपनी को लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अगर कंपनी के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है तो लोग उसको खरीदेंगे, इसका मतलब ऊपर भागेगी। और कंपनी को अगर कोई नेगेटिव परसेप्शन है लोगों के मन में तो लोग उसको बेचेंगे तो नीचे भागेगी। सिंपल रूल है। तो लोग ऊपर नीचे होना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक को कंपनी स्टॉक को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। उनका जो खरीदने और बेचने का जो डिसीजन है वो भी बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसके अंदर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब जहां पर हम जो खरीद और बेच कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, वहां वो चीजें एक्सचेंज के ऊपर हो रही है। एक्सचेंज का जो मेन बेसिक एक ही काम है वो है कि जो खरीदार है और जो बेचदार है किसी भी शेयर का या फिर किसी भी सिक्योरिटी का, उन दोनों को आपस के अंदर मिलाना, बस। तो लोगों को मिलाना, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाना किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, ये एक्सचेंज का मेन काम हो गया।
नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि इन सबको रेगुलेट कौन करता है, तो उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी। ये एक सरकारी संस्थान है और इसको पूरा का पूरा कंट्रोल दे रखा है कि आपको जितना भी ये इन्वेस्टमेंट वाला जो मार्केट है इसको मेंटेन करके रखना है, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ बना के रखना है। और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नजर आती है या फिर कोई फ्रॉड करता हुआ नजर आता है तो उसको सजा देने का काम भी आपका है, फाइंड आउट करके रीजंस, और नए नए रूल्स आपको ही बनाने हैं जिनको एक्सचेंज, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स सब फॉलो करेंगे। और इनको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको आप बार भी कर सकते हो, बैन भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल चेक करने की कोशिश करते हैं अगर, तो जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाली है या फिर करना चाहती है तो उसको पहले अपनी जो फाइल है जिसको हम बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, वो जमा करना पड़ता है सेबी के पास में। और सेबी उस फाइल को पूरा रिव्यू करती है और चेक करती है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है और किस शेयर की प्राइस, किस प्राइस के ऊपर शेयर को लिस्ट करना चाहिए या फिर आईपीओ निकालना चाहिए, और कंपनी को क्या आईपीओ निकालने की परमिशन भी देनी चाहिए। ये सारा का सारा पास होता है सेबी के द्वारा। इस टाइप से बहुत सारे और भी रूल्स बने हुए हैं सेबी के, जो आप सेबी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर पूरी बुक लिखी जा सकती है और फिल्में बन सकती हैं पूरे रूल्स पे आ गए तो। स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, चाहे वो एडवाइजर्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, मेरी तरह हैं, इंस्टीट्यूशंस की आपको पूरी जानकारी सेबी की वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो अगर आपको जैसे कल को एडवाइजिंग की जरूरत पड़ेगी, यार मैं कौन से शेयर्स खरीदूं, तो सेबी ने कुछ एडवाइजर्स को सर्टिफाइड कर रखा है मार्केट के अंदर, उनके साथ जाके आप एडवाइस कर सकते हो, उनसे मदद ले सकते हो। मान लीजिए आपको कंपनी की जानकारी चाहिए कि यार ये कंपनी कैसी है, किसमें इन्वेस्ट करूं और क्या टारगेट हो सकता है, क्या फ्यूचर है, वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो जैसे मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं तो आप मेरे पास आओगे, आप मेरे को थोड़ी सी फीस दोगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसका ये टारगेट है, ये रिसर्च करके ये रिजल्ट सामने आया है। अब जैसे आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सेबी की वेबसाइट के ऊपर जितने भी रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडियरीज हैं, चाहे कोई भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ब्रोकर है, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर कौन कौन से ब्रोकर्स ट्रेड करवाते हैं, डिवेंचर मार्केट, बैंक टू इशू, मतलब बहुत सारे हैं। इनमें से अगर आप किसी के पास में भी वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपली आके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो जैसे रिसर्च एनालिस्ट का कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे। मेरा नाम जैसे नवीन है तो मैंने यहाँ पे गो किया एंड सिंपली आपको मिल गया ये नवीन कुमार चौधरी, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वेरीफाइड। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप फेक जितने भी मार्केट में लोग हैं उनसे बच जाएंगे, और अगर आपको कोई सर्विस लेनी है तो आप रजिस्टर्ड आदमी के पास में जा सकते हैं। और इसके और फायदे ये होंगे कि यहाँ पर सेबी जिस भी आदमी को या जिस भी इंस्टीट्यूशन को वेरीफाई करती है, सर्टिफाई करती है, तो उसकी पूरी जानकारी पहले लेती है, इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, ताकि ये पता हो चल सके कि जो भी सर्विस ये बंदा या फिर इंस्टीट्यूशन करना चाहता है, देना चाहता है पब्लिक को, क्या ये उसके लायक है। और सेबी सर्टिफाई करने के साथ में उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में बांध भी देती है, जिनको फॉलो करना पड़ता है हर इंटरमीडिएट को जो कि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि सेबी इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू।